राधे राधे आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में। तो हम यूजीसी नेट जेआरएफ का जून 2008 का पेपर देख रहे थे हिंदी का, जिसमें हमने 20 प्रश्न देख चुके थे। आज दूसरा वीडियो है इस पेपर पे। आज ये पेपर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था, हमें 21 नंबर से देखना था। 21 नंबर में क्या दिया है, निर्देश दिया है पहले तो कि प्रश्न संख्या 21 से 27 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। स्थापना दिया है, स्थापना क्या दिया है? तो स्थापना दिया है कि जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। फिर तर्क दिया है कि सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, सही। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही दिया हुआ है। ठीक, स्थापना भी सही दिया है और तर्क भी सही दिया हुआ है हमारा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में दिया है कि वीर कर्म से पृथक वीरत्व का भाव नहीं होता तथा सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य का भाव नहीं होता। वस्तुतः सौंदर्य वस्तुगत ही होता है। वस्तुगत सौंदर्य से ही मनोगत सौंदर्य की परिणति होती है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। अब आता है हमारा 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर के प्रश्न में स्थापना है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। फिर तर्क दिया है कि गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं, बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। तो यहाँ पे ए और आर क्या है, दोनों गलत दिया हुआ है। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर तर्क भी गलत दिया है कि गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति आकर्षण नहीं, बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था, ये भी हमारा गलत दिया है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या में दिया है कि स्थापना में दिए गए कारण और तर्क में नारी के अपकर्षण से बुद्ध बनने की बात की गई है और तर्क में नारी के अपकर्षण से नहीं बल्कि संकल्प से बुद्धत्व की प्राप्ति बताया गया है। अतः ए और आर क्या है, दोनों गलत है। फिर 23 नंबर में हमारा दिया है स्थापना और तर्क। 23 नंबर में स्थापना दिया है कि भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है, तो सही लग रहा है। फिर तर्क दिया है कि भक्ति और प्रेम स्व के परित्याग से संभव है और दोनों स्व के क्या, अहम के परित्याग से ही संभव है, तो ये भी सही लग रहा है। तो हमारा ए और आर यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या दिया है कि भक्ति और प्रेम दोनों उभय अंगी होते हैं। इनमें एक अंग भगवान और प्रेमी है तो दूसरा अंग भक्त और प्रेमिका है। प्रेमिका और भक्त, प्रेमी और भगवान के सम्मुख समर्पण स्व के त्याग के बिना संभव नहीं होता। अतः ए और आर हमारा दोनों सही है। 24 नंबर में क्या दिया है? तो 24 नंबर में स्थापना दिया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तर्क दिया है कि धन बल और सत्ता के बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है। स्थापना रहीम दास की प्रसिद्ध पंक्ति है, लेकिन किंतु तर्क का स्थापना से कोई अंतर संबंध नहीं है।
अतः ए सही है और आर गलत है। ये जो तर्क है इसका स्थापना से संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्थापना का तर्क का स्थापना से कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए हमारा स्थापना सही और तर्क गलत हो जाएगा। 25 नंबर में दिया है स्थापना कि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। फिर तर्क दिया है कि रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित हैं। तो ये बिल्कुल दोनों सही है हमारा। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं और रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित हैं एक दूसरे पे, क्योंकि रचना में संवेदना के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए दोनों अन्योन्याश्रित हैं। ए और आर हमारा दोनों सही है। 26 नंबर का हमारा प्रश्न दिया है, इसमें स्थापना दिया है कि प्रेम गली अतिशा करी ता में द्वय न समाए। तर्क दिया है कि प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। प्रेम गली अतिशा करी ता में द्वय न समाए, तो यहाँ पे तो मुझे दोनों सही लग रहा है। अब देखते हैं क्या दिया है। हाँ, बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही सही है। व्यक्ति जिस भी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करता है उसमें वह दूसरे का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ पर व्यक्तिगत या अपनत्व की भावना का जन्म होता है जो मनुष्य की सीमाओं को परिगणित कर देता है। अतः ए और आर हमारा दोनों सही है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम में व्यक्ति सीमित हो जाता है। फिर आते हैं हम 27 नंबर पे। 27 नंबर पे हमारी स्थापना दी गई है कि जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। ये स्थापना दी गई है। फिर तर्क दिया गया है कि सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। बिल्कुल ये हमारा दोनों यहाँ सही हो जाएगा कि जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वो ज्ञान नहीं कोल्हू है, और जो सच्चा ज्ञान होता है वो मानवता को, मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता है। तो ए और आर हमारा दोनों बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब आते हैं हम 28 नंबर पे। 28 नंबर में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल का दिया है, बिल्कुल गलत है। रस विमर्श है राममूर्ति त्रिपाठी का। रस विमर्श के रचनाकार कौन है? राममूर्ति त्रिपाठी। फिर रस मीमांसा को राममूर्ति त्रिपाठी दे दिया है, ये भी गलत है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का है। फिर रस सिद्धांत नगेंद्र का है, जो कि अनंत प्रकाश दीक्षित दे दिया है, तो ये भी गलत है। रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन बिल्कुल सही है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन सही सुमेलित है, बाकी सब हमारा गलत है। तो रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी का, रस मीमांसा शुक्ल जी का, रस सिद्धांत नगेंद्र का, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रस सिद्धांत स्वरूप एवं अध्ययन आनंद प्रकाश दीक्षित का। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर में दिया है कि कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है हमें। तो बरवे रामायण तुलसीदास का है, बिल्कुल सही है। बरवे नायिका भेद रहीम का है, बिल्कुल सही है। विज्ञान गीता केशवदास की है, बिल्कुल सही है। लेकिन कृष्ण गीतावली सूरदास की नहीं है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं, सूरदास नहीं। तो विकल्प सी हमारा गलत सुमेलित है। कृष्ण गीतावली किसकी है? तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की है, वृंदावन यात्रा के अवसर पे लिखे थे। चलिए 30 नंबर के प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे दिया है कि कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पे भी गलत बताना है, कौन सा गलत सुमेलित है। तो माधवी दूधनाथ सिंह का पहले ही गलत मिल गया हमें, क्योंकि माधवी नाटक भीष्म साहनी का है। ठीक, माधवी किसका है? तो भीष्म साहनी का है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन ही हमारा असंगत है। बाकी द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है, उत्तर प्रियदर्शी यज्ञ का है,
एक और अजनबी मृदुला गर्ग का है। तो माधवी नाटक किसका है? भीष्म साहनी का है, 1955 में लिखा गया। द्रौपदी नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, 1972 में। उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य है 1967 में अज्ञे का। एक और अजनबी नाटक है 1998 में मृदुला गर्ग का। यम गाथा भी नाटक है दूधनाथ सिंह का। ठीक, तो यहाँ पे हमने नाटकों को देख लिया। माधवी भीष्म साहनी का, यम गाथा दूधनाथ सिंह का। अगले प्रश्न पे आते हैं अब हम। अगला है हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर में दिया है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। उपन्यासों को दिया गया है और उनके डेट के हिसाब से हमें क्रम लगाना है। तो माँ उपन्यास दिया है, श्यामा स्वप्न दिया है, सती मैया का चौरा दिया है, सोना माटी दिया है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न का प्रकाशन 1888 में हुआ और ठाकुर जगमोहन सिंह का ये उपन्यास है। श्यामा स्वप्न के बाद आएगा माँ उपन्यास। माँ उपन्यास 1929 में और इसके उपन्यासकार हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। फिर उपन्यास है सती मैया का चौरा 1959 भैरव प्रसाद गुप्त का। फिर है सोना माटी 1983 विवेकी राय। तो हमारा सी सही है। श्यामा स्वप्न 88 में, माँ उपन्यास कौशिक का है 1929 में, सती मैया का चौरा 1959 में और सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है 1983 में। सबसे लास्ट में सोना माटी आएगा 83 में और सबसे पहले श्यामा स्वप्न आ जाएगा, फिर माँ उपन्यास आएगा। तो आपको बताना है माँ उपन्यास की नायिका कौन है। ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो माँ उपन्यास की नायिका का आप लोग नाम बताएंगे। चलिए 32 नंबर के प्रश्न पे हम आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। सुखमय जीवन है, ममता है, गूंगे है, जिंदगी और जोक है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो सुखमय जीवन आ जाएगी कहानी, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और 1911 में लिखी गई है। फिर आएगी ममता कहानी, ममता जयशंकर प्रसाद ने लिखा है 1929 में। फिर गूंगे है, गूंगे कहानी लिखा है रांगे राघव ने 1945 ईस्वी के लगभग। फिर जिंदगी और जोक है अमरकांत का, इन्होंने लिखा है 1958 के आसपास। तो सुखमय जीवन है, ममता है, गूंगे है, जिंदगी और जोक है। सुखमय जीवन सबसे पहले 11 में, फिर ममता 1929 में, गूंगे 1945 के लगभग, जिंदगी और जोक 1958 में। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर में दिया है कि कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। पत्रिकाओं का हमें क्रम बताना है कालक्रम की दृष्टि से। तो सरस्वती दिया है, श्री शारदा दिया है, आनंद कादम्बनी दिया है और प्रतीक दिया है। तो डेट हम देख लेते हैं पहले। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका है प्रेमघन की और 1881 में आती है। प्रेमघन की दो पत्रिकाएं हैं, एक आनंद कादम्बनी है और एक नागरी नीरद है। तो आनंद कादम्बनी 1881 में है और नागरी नीरद जो है वो 1893 में है। तो नागरी नीरद यहाँ नहीं दिया हुआ है। फिर सरस्वती है 1900 ईस्वी में, फिर श्री शारदा है 1916 में, फिर प्रतीक है 1947 में। प्रतीक अज्ञे की है, श्री शारदा पत्रिका नर्मदा प्रसाद मिश्र का है, सरस्वती पत्रिका श्याम सुंदर दास एवं अन्य, आनंद कादम्बनी प्रेमघन का है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सबसे पहले आनंद कादम्बनी 81 में, सरस्वती 1900 में, श्री शारदा 1916 में और प्रतीक 1947 में।
अब है हमारा 34 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। पंत जी की रचनाएं दी गई हैं और हमें इनका क्रम बैठाना है। गुंजन है, पल्लव है, वीणा है, ग्रंथि है। तो सबसे पहले आ जाएगी ग्रंथि, फिर वीणा, फिर पल्लव, फिर गुंजन। ग्रंथि का डेट क्या है? ग्रंथि है 1920 ईस्वी में। इनकी रचनाओं का डेट हमें याद रखना है। फिर वीणा 1927 में, फिर पल्लव 1928 में और गुंजन है 1932 में। तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ग्रंथि 20 में, वीणा 27 में, पल्लव 28 में और गुंजन 1932 में। अब आते हैं 35 नंबर के प्रश्न पे। 35 नंबर का प्रश्न थोड़ा ब्लर हो गया है पर मैं बोल दे रही हूँ। यशपाल के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। क्या है? तो इनका सबसे पहले उपन्यास आता है दादा कामरेड। तो दादा कामरेड है, फिर देशद्रोही है, फिर दिव्या है, फिर झूठा सच है। दादा कामरेड है 1941 में, देशद्रोही है 1943 में, दिव्या है 1945 में और झूठा सच है 1958 में। तो दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। 36 नंबर का प्रश्न दिया है हमारा कि कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। निबंधों का क्रम बताना है हमें। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। शिवशंभू के चिट्ठे। शिवशंभू के चिट्ठे सबसे पहले आएगा, 1905 में बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। उसके बाद आ जाएगा रसज्ञ रंजन, 1920 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। फिर आएगा महादेवी वर्मा का श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, फिर कल्पलता 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो सबसे पहले शिवशंभू के चिट्ठे 1905 में, फिर रसज्ञ रंजन 1920 में, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में और कल्पलता 1950 में। चलिए 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर में दिया है कि कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के काव्य संग्रहों का सही क्रम क्या है। अज्ञेय जी की रचनाएं दी गई हैं और उनका हमें क्रम बैठाना है। तो कितनी नाव में कितनी बार है, इत्यलम है, सागर मुद्रा है, हरी घास पे क्षणभर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगी वो आपकी इत्यलम आ जाएगी। इत्यलम का डेट है 1946। ठीक, तो सबसे पहले इत्यलम आएगी। चिंता, भग्नदूत, इत्यलम, ऐसे हम रचनाओं को पढ़ते हैं तो यही क्रम से पढ़ते हैं ना। चिंता है, भग्नदूत है, इत्यलम है। तो इत्यलम 1946 में है सबसे पहले। फिर है हरी घास पे क्षणभर 1949 में। फिर है कितनी नाव में कितनी बार 1967 में। फिर है सागर मुद्रा 1970 में। इत्यलम 1946 में, हरी घास पर क्षणभर 1949 में, कितनी नाव में कितनी बार 1967 में, सागर मुद्रा 1970 में। तो ये हमें ध्यान देना है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 38 नंबर पे हम आते हैं। 38 नंबर में दिया है कि पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियाँ दी गई हैं और किस भाषा की कौन सी पंक्ति है उसके साथ हमें मिलान करना है। तो पहली पंक्ति दी है जसुमती हरि पालन झुलावे। जसुमती हरि पालन झुलावे। तो ये सूरदास की पंक्ति है तो इसकी भाषा तो ब्रज होगी ही, इसमें ब्रज भाषा है। फिर दूसरी पंक्ति दी गई है कि तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। पंक्ति क्या है कि तेहि अवसर एक तापस पावा, तेज पुंज लघु
बयस सुहावा, ये अवधी भाषा में है। फिर आता है आपका सी नंबर की पंक्ति। पंक्ति ये है कि अतिरंग स्वामी सुमीलिरति बेटी राजा भोज की। इसमें डिंगल भाषा है। अतिरंग स्वामी सुमीलिरति बेटी राजा भोज की, यहाँ पे डिंगल भाषा है। फिर है चौथी पंक्ति हमारी कि दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। तो इसमें जो आपकी हो जाएगी वो दक्षिणी भाषा है। इसमें कौन सी भाषा है? तो दक्षिणी भाषा है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में भी बिल्कुल वही दिया है, कुछ अलग नहीं दिया है। एक मैथिली भाषा की पंक्ति का उदाहरण और ऐड कर दिया है। तो पंक्ति क्या है? सरस बसंत समय भल पावली, इसमें मैथिली भाषा है। चलिए आगे आते हैं 39 नंबर के प्रश्न पे। 39 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। अयेऊ, अयेऊ किस भाषा का शब्द है? अयेऊ। तो अयेऊ जो है वो अपभ्रंश भाषा का शब्द है। ठीक। और आपका आता है दूसरा अइल। अइल किस भाषा का है? तो अइल भोजपुरी भाषा का शब्द है। अयेऊ अपभ्रंश का और अइल भोजपुरी का। फिर है आवा। तो आवा है ये अवधी भाषा का, आवा अवधी भाषा का। फिर है आयो। तो आयो जो है वो ब्रज भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अयेऊ अपभ्रंश का, अइल भोजपुरी का, आवा अवधी का, आयो ब्रज का। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया गया है सतरंगिणी। तो सतरंगिणी किसकी रचना है? सतरंगिणी हरिवंश राय बच्चन की है। फिर दिया हुआ है सतरंगे पंखों वाली, ये किसका है? तो ये नागार्जुन की है। फिर है अणिमा। अणिमा किसकी है? तो अणिमा निराला की है, अणिमा निराला की है। फिर है ऋतंबरा। तो ऋतंबरा है केदारनाथ मिश्र प्रभात का। सतरंगिणी हरिवंश राय बच्चन की, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की, अणिमा निराला की और ऋतंबरा केदारनाथ मिश्र प्रभात का। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बिल्कुल यहाँ पे भी वही दिया है कि सतरंगिणी 1945 में बच्चन की है, सतरंगे पंखों वाली 59 में नागार्जुन की, अणिमा 43 में निराला की, कुमकुम 39 में बालकृष्ण शर्मा नवीन की। यहाँ पे दिया है पंक्ति दिया गया है और पंक्ति में कौन सा अलंकार है उनसे हमें मिलान करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दिया है कि मुख नहीं चंद्रमा है। मुख नहीं चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आपका अपहुंती अलंकार है। मुख नहीं चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? तो अपहुंती अलंकार है। फिर दिया है कि मुख तो चंद्र ही है, मुख तो चंद्र ही है, यहाँ कौन सा है? तो यहाँ आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। मुख तो चंद्र ही है में रूपक अलंकार है। फिर सी नंबर का दिया है कि मुख को देखकर चांद का आभास हुआ। तो आभास हुआ तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ भ्रांतिमान हो जाएगा।
फिर दिया है डी नंबर का कि मुख है कि चांद, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संदेह अलंकार। ठीक, तो मुख नहीं चंद्रमा है, इसमें अपहुंती अलंकार है। जब देगा कि मुख नहीं चंद्रमा है तो वहाँ अपहुंती लगाएंगे। फिर देखा कि मुख तो चंद्र ही है, वहाँ रूपक लगाएंगे। फिर मुख को देखकर चांद का आभास हुआ, वहाँ भ्रांतिमान, और मुख है कि चांद, वहाँ संदेह। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे हम। बिल्कुल व्याख्या में भी वही दिया है, परिभाषा दे दिया है अलंकारों की बस। आते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर में उपन्यास दिया है और बोला है कि उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला उपन्यास है हमारा तमस। तमस जो है वो भीष्म साहनी का है, सांप्रदायिक समस्या पे लिखा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिल चुका है। फिर है पीली आंधी जो कि प्रभा खेतान की है। फिर है अंधेरे बंद कमरे जो मोहन राकेश का है। फिर है नीला चांद जो शिव प्रसाद सिंह की है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। व्याख्या में दिया है कि तमस 1973 में भीष्म साहनी का है, पीली आंधी 1996 में प्रभा खेतान का, अंधेरे बंद कमरे 1961 में मोहन राकेश का, नीला चांद 1988 में शिव प्रसाद सिंह का, गुनाहों का देवता 1949 में धर्मवीर भारती का। आगे आते हैं 43 नंबर के प्रश्न पे। 43 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली पंक्ति दी हुई है कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र किसकी पंक्ति है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। फिर दूसरी दी गई है, यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ये धूमिल की पंक्ति है। फिर अगली पंक्ति है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। फिर चौथी है, आ गए प्रियंवद केस कंबली गुफा गे, तो ये अज्ञे की पंक्ति है असाध्य वीणा से। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या में भी बिल्कुल वही दिया है, बस एक पंक्ति और अधिक दे दिया है दिनकर की। क्या है दिनकर की पंक्ति? तो इनकी पंक्ति है, अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। अब आते हैं 44 नंबर पे हम। 44 नंबर का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो निरोग, निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद हो जाएगा निह प्लस रोग। फिर दूसरा है दीर्घाकार, तो दीर्घाकार में दीर्घ संधि है, इसका विच्छेद हो जाएगा दीर्घ प्लस आकार। फिर है तीसरा सदाचार, सदाचार में व्यंजन संधि है और इसका विच्छेद हो जाएगा सत प्लस आचार। फिर है प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रति प्लस एक, इसका विच्छेद हो जाएगा और यहाँ पे यड़ संधि होनी चाहिए, पर विकल्प में यड़ संधि दिया नहीं है। ठीक, वृद्धि को माना है लेकिन प्रत्येक में तो यड़ संधि होना चाहिए। बिल्कुल व्याख्या में सही किया है उसे, वहाँ विकल्प में न होने के कारण वृद्धि को मान लिया गया है। तो व्याख्या में देखिए बिल्कुल वही संधि विच्छेद दिया है जो बताया मैंने। और वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा सदैव, सदा प्लस एव सदैव। अब आते हैं हम 45 नंबर के प्रश्न पे। 45 नंबर में प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये पंक्ति है भामह की, शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह की है। फिर दूसरा है
तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट की है। पुनः क्वापी वाला बताया था मैंने कि पुनः क्वापी आ जाएगा तो मम्मट की। फिर तीसरा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये पंक्ति है विश्वनाथ की। ये किसकी है? तो विश्वनाथ की है। फिर चौथी है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंक्ति है पंडित जगन्नाथ की। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सारी पंक्तियाँ बिल्कुल आसान आसान थी, जिनका मिलान करना कोई कठिन कार्य नहीं था। व्याख्या में भी बिल्कुल वही दिया है, एक ठो अधिक दे दिया है। काव्य रस्यात्मा ध्वनि, जो कि आनंदवर्धन की पंक्ति है। तो यहाँ पे हमारा एजीपी का जून 2008 का पेपर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा पेपर आएगा वो दिसंबर का आएगा, 2008 का ही। ठीक, 45 तक हमने देखा। 50 क्वेश्चन ही पहले आते थे, अब तो आते हैं ज़्यादा हिंदी से, लेकिन पहले 50 ही आते थे। और जिनमें से 5 गद्यांश दिया रहता था, जिसमें से छांटना रहता था, तो इसको तो पढ़ के छांटना रहता है, इसको क्या हम लोग देखेंगे। बाकी हमारा ये पेपर क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।